Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS 5th सेमेस्टर का टॉपिक जो है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वो कंटिन्यू हो रहा है। ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुका है इस सीरीज़ में और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ दिस मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़। सो आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है then you can check them out from the I button, and if you are new to this channel please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली नया अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए। इस चैनल में मेरे एफर्ट्स को वैल्यू मिलता है आप लोग के लव एंड सपोर्ट के साथ। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट रीजियंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और किस रीजियन में कैसा टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग को देखने को मिलता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टली ब्रीफली अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। So the first region था in the electromagnetic spectrum that we discussed about वो था रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द प्रीवियस वीडियो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में हम लोग को देखने को मिलता है NMR एंड ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और क्यों यहाँ पे NMR ही देखने को मिलता है और ESR ही देखने को मिलता है, कोई अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों हम लोग को यहाँ पे स्टडी करने को नहीं मिलता, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो। सो NMR और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है इस वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस और एन इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑफ देम आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज्ड। सो जब भी कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है तब वो एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है। सो ये इसका जो स्पिन होता है न्यूक्लियस का या फिर इलेक्ट्रॉन का, जैसे भी स्पिन हो, जिस डायरेक्शन में भी स्पिन हो, जब ये चार्ज पार्टिकल्स का स्पिन होगा तब ये एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। सो जब भी ऐसे स्पिन होता है फॉर द न्यूक्लियस और द इलेक्ट्रॉन, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट होता है वो इंटरैक्ट करता है विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो मैग्नेटिक डाइपोल जो क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरैक्ट करता है एट सम एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसीज। सो जब भी ऐसे स्पिन रिवर्सल होता है फॉर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, द मैग्नेटिक डाइपोल्स इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट सम एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसीज, और वहाँ पे हम लोग को स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है फॉर NMR एंड ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ NMR एंड ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट ऑल द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज, क्योंकि ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एरिया दैट यू गो फॉर, मेड बी फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। स्पेक्ट्रोस्कोपी हर एक जगह में यूज़ होता है और इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है फॉर एनी टाइप ऑफ स्टडीज़। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, इन डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन वास्ट डिटेल्स इन द अपकमिंग वीडियोज़। सो जो नेक्स्ट रीजन था इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज़ द माइक्रोवेव रीजन, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन माइक्रोवेव रीजन वी स्टडी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब भी एक कोई मॉलिक्यूल होता है जिसमें डाइपोल होता है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल में क्लोरीन में एक पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट होता है।
सो ये एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे, एंड द डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ऐसे हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। नाउ जब भी डाइपोल मोमेंट का इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब इस मॉलिक्यूल का जब डायरेक्शन चेंज होता है, डाइपोल का भी डायरेक्शन चेंज होता है, और हम लोग को फिर इंटरेक्शन मिलता है इनका विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एंड देन वी गेट द स्पेक्ट्रम। सो कैसे हम लोग को सब देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है, इसका एक पॉजिटिव पोल है और एक निगेटिव पोल है, तो ये ऐसे अभी अलाइन हुआ है। सो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, मीन्स इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि ये इस तरफ घूम गया है, अभी ये मॉलिक्यूल ऐसा हो गया है, तो पॉजिटिव पोल यहाँ पे है, निगेटिव पोल यहाँ पे है। सो अभी डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल विल बी लाइक दिस। नाउ मान लेते हैं ये फिर से घूम रहा है, तो अभी मॉलिक्यूल ऐसा हो गया है, यहाँ पे है पॉजिटिव पोल और यहाँ पे है निगेटिव पोल, तो अभी डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल विल बी लाइक दिस। फिर से ये घूम रहा है ऐसे, तो घूमने के बाद अभी ऐसे अलाइन हो गया, यहाँ पे है पॉजिटिव पोल, यहाँ पे है निगेटिव पोल, अभी डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल विल बी लाइक दिस। देन अगेन ये अगर घूमे तो यहाँ पे ऐसे वर्टिकली अलाइन हो जाएगा, यहाँ पे होगा पॉजिटिव पोल, यहाँ पे निगेटिव पोल, और फिर से ये इनिशियल पोजीशन में आ गया है। अभी मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन है कुछ ऐसा। फिर से अगर ये घूमे इस तरफ तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे होगा नेगेटिव पोल, यहाँ पे पॉजिटिव पोल, एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल विल बी लाइक दिस। नाउ अगर हम लोग इस डायरेक्शन ऑफ डाइपोल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको प्लॉट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा वो देखते हैं। सो मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और ये वर्टिकल एक्सिस ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। पहले इस पोजीशन में जो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल है वो नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है या फिर ओरिएंट कर रहा है। सो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट का पोजीशन होगा वो ऐसे नीचे की तरफ होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सिस। सो यहाँ पे होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट इस पोजीशन में जो डाइपोल है वो ऊपर की तरफ भी ओरिएंट नहीं कर रहा है या फिर नीचे की तरफ भी वो ओरिएंटेड नहीं है, इट इज़ अलाइंड अलोंग द एक्सिस। सो यहाँ पे होगा इस पोजीशन का डाइपोल मोमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट पोजीशन में जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है वो ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है। सो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ऐसा होगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दिस वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट पोजीशन में क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज़ नॉट डायरेक्टेड अलोंग अपर डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे ये नीचे की तरफ ओरिएंटेड है, तो हम लोग फिर से नीचे की तरफ ऐसे दिखाएंगे, एंड देन यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। सो यहाँ पे होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। सो अभी अगर हम लोग इस डॉट को सब कनेक्ट करें, इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स देन विल गेट ए कर्व लाइक दिस। ओके, सो साइनोसॉइडल कर्व के तरह हम लोग को एक कर्व मिलेगा। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब भी एक पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे। सो जब भी एक डाइपोल का रोटेशन होता है
तब हम लोग देख रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट जो है वो फ्लक्चुएट करता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और क्या होता है जब ये फ्लक्चुएशन होता है, दिस फ्लक्चुएशन इज ऑल्सो इन द एग्जैक्टली सेम और सिमिलर फॉर्म ऑफ ए फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट का जो फ्लक्चुएशन होता है, दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और उसके बाद हम लोग को स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब एक मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहे। अगर किसी मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं रहे, देन इट कैन नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फॉर एग्जाम्पल, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, N2, O2, इस वाले मॉलिक्यूल्स में जैसे कि H2 है, यहाँ पे कोई डाइपोल नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम एटम्स है, तो यहाँ पे कोई भी डाइपोल नहीं क्रिएट हो सकता। तो ऐसे टाइप ऑफ एटम्स में जहाँ पे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो द मेन क्राइटेरिया फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट इट शुड हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तभी जाके हम लोग उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं माइक्रोवेव एक्टिव। और जब मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता तब वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखा सकता, तब उनको हम लोग बोलते हैं जैसे कि H2N2O2 होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव इनएक्टिव। ओके, सो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोवेव रीजन एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इंफ्रारेड रीजन में हम लोग को देखने को मिलता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यहाँ पे भी डाइपोल चेंज का कंडीशन रहता है, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जब चेंज होता है तभी हम लोग को स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है इन IR रीजन। सो लेट अस कंसीडर ए मॉलिक्यूल दैट इज CO2। सो CO2 में क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्रिएट होगा एक डेल्टा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी एक डेल्टा निगेटिव चार्ज, और क्योंकि यहाँ पे 2 डेल्टा निगेटिव है, सो हियर विल गेट 2 डेल्टा पॉजिटिव। सो इस वाले मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज दिस बॉन्ड डिस्टेंस एंड दिस बॉन्ड डिस्टेंस आर द सेम। तो यहाँ पे अगर हम लोग डाइपोल का डायरेक्शन ड्रॉ करें, दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन जो है वो कुछ ऐसा होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन, और यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज तो यहाँ पे इस डाइपोल के लिए भी जितना है, इस वाले डाइपोल के लिए भी सेम ही है। दोनों डाइपोल के लिए चार्ज सेम है, डेल्टा निगेटिव एंड 2 डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी डेल्टा निगेटिव एंड 2 डेल्टा पॉजिटिव है। चार्ज सेम है दोनों डाइपोल मोमेंट में, और डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ पे जितना मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मोमेंट का, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा उस डाइपोल मोमेंट का। सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज दैट इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में है। सो दे आर डायरेक्टेड directly opposite to each other and they are vector quantities. So since they have the same magnitude and they are directed exactly opposite to each other, so they will cancel out each other. So overall dipole moment जो होगा वो 0 हो जाएगा। Now इसको अगर हम लोग स्ट्रेच करें, दोनों बॉन्ड को स्ट्रेच करके ऐसे लंबा कर दें सेम बॉन्ड लेंथ से, यहाँ पे भी जितना बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे भी उतना ही बॉन्ड लेंथ है, सेम बॉन्ड लेंथ से अगर हम लोग स्ट्रेच करें देन इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग।
सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यहाँ पे डाइपोल्स है सेम। ओके, सो यहाँ पे भी क्या होगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है और दोनों साइड में बॉन्ड डिस्टेंस भी सेम ही है। सो बॉन्ड डिस्टेंस क्योंकि ये सेम है, चार्ज सेम है, सो इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड दे आर डायरेक्टेड एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। नाउ वी कैन कॉम्प्रेस द टू बॉन्ड्स। यहाँ पे जितना बॉन्ड डिस्टेंस था फर्स्ट एग्जाम्पल में, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्रेस कर दिया है अभी हम लोगों ने बॉन्ड डिस्टेंस को। अभी बॉन्ड डिस्टेंस उससे भी कम है, लेकिन दोनों का यहाँ पे ये वाला बॉन्ड डिस्टेंस और ये वाला बॉन्ड डिस्टेंस दोनों सेम है। कॉम्प्रेस किया है हम लोगों ने दोनों साइड में बाय द सेम अमाउंट, सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक कॉम्प्रेशन। नाउ यहाँ पे भी क्या होगा, डाइपोल रहेगा, चार्ज सेम है, दोनों बॉन्ड का डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए द डाइपोल्स विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। सो इन तीनों केस में, दिस इज़ केस 1, दिस इज़ केस 2 एंड दिस इज़ केस 3, इन तीनों केस में क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, सो दे आर इंफ्रारेड इनएक्टिव। इंफ्रारेड इनएक्टिव, क्योंकि इंफ्रारेड एक्टिव होने के लिए या फिर आईआर स्पेक्ट्रम शो करने के लिए एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए। इट शुड हैव ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है डाइपोल मोमेंट का, सब ज़ीरो है। सो दे आर इंफ्रारेड इनएक्टिव। सो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या फिर सिमेट्रिक कॉम्प्रेशन जब हम लोग करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स का, लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CO2, तब हम लोग को कोई इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिखने को नहीं मिलता है, दैट इज़ इंफ्रारेड इनएक्टिव। लेकिन अगर हम लोग किसी और तरीके से स्ट्रेचिंग या फिर कॉम्प्रेशन या फिर कुछ और मूवमेंट्स करें in these molecules, then we might get infrared spectrum, तब हम लोग उसको बोलते हैं इंफ्रारेड एक्टिव। जो बॉन्ड्स है इसको हम लोग जो स्ट्रेच कर रहे हैं और कॉम्प्रेशन कर रहे हैं, ये कैसे होता है, ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम्स, मान लेते हैं A और B दो एटम है और ये जो बॉन्ड है दिस बिहेव्स लाइक ए स्प्रिंग। ओके, सो इसको हम लोग स्प्रिंग के जैसा स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। इन डिटेल्स हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो तब हम लोग और भी क्लियर हो जाएंगे इसके बारे में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट नो दैट ये बॉन्ड्स जो है वो स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है एंड देन दे डू वाइब्रेशन। सो ये स्ट्रेच हो सकता है, कॉम्प्रेस हो सकता है, बेंड हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, बहुत सारा मूवमेंट्स इसमें पॉसिबल हो सकता है। नाउ लेट अस सी कि ये CO2 मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। सो अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था दैट वाज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड सिमेट्रिक कंप्रेशन, मतलब सब सिमेट्रिक मूवमेंट था। नाउ मान लेते हैं कि यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग वर्टिकली अलाइन कर रहे हैं। सो पहले यहाँ पे टू डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, दोनों बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। ओके, सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होगा, म्यू विल बी इक्वल टू 0, म्यू विल बी इक्वल टू 0। देन मान लेते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन सेम जगह पे है, ऊपर वाला बॉन्ड जो है इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं और नीचे वाला बॉन्ड जो है इसको हम लोग इलोंगेट कर रहे हैं या फिर स्ट्रेच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग कि ये एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है,
मतलब एक बॉन्ड को हम लोग कॉम्प्रेस कर रहे हैं, दूसरे बॉन्ड को हम लोग इलोंगेट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिकल स्ट्रेच। यहाँ पे क्या होगा, सिंस चार्ज तो सेम है बट सिंस दिस बॉन्ड डिस्टेंस इज स्मॉलर एंड दिस बॉन्ड डिस्टेंस इज हायर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है। सो क्या होगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट का कुछ एक वैल्यू रहेगा, क्योंकि ये दिस मैग्नीट्यूड इज़ हायर, दिस मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड दे आर वेक्टर क्वांटिटीज़। सब्ट्रैक्ट होने के बाद हम लोग को कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट मिलेगा and that dipole moment will be directed along the downward direction, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट विल डायरेक्ट डाउनवर्ड्स। सो ये हो जाएगा फाइनल कुछ एक डाइपोल मोमेंट फॉर दिस मूवमेंट। नेक्स्ट, कार्बन सेम ही जगह पे है। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले पोजीशन में लेके जा रहे हैं, मतलब अभी इसको हम लोग पहले वाले बॉन्ड को हम लोग इलोंगेट करके फर्स्ट पोजीशन तक लेके जा रहे हैं और सेकेंड वाले बॉन्ड को हम लोग कॉम्प्रेस कर रख के फर्स्ट पोजीशन तक लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। नाउ अगेन कार्बन सेम ही जगह पे रहेगा। हम लोग ऊपर वाले बॉन्ड को अभी क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे और नीचे वाले बॉन्ड को हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, टू डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव एंड डेल्टा निगेटिव। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो बॉन्ड है उसका डाइपोल मोमेंट विल बी लार्जर इन मैग्नीट्यूड बिकॉज बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, और नीचे वाला जो बॉन्ड है उसका डाइपोल मोमेंट विल बी स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कम है। सो यहाँ पे जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन बिकॉज ऊपर वाला जो डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ ओरिएंटेड होगा। नेक्स्ट अगेन हम लोग इनिशियल पोजीशन में लेके जाएंगे इसको, ऊपर वाले बॉन्ड को कॉम्प्रेस करेंगे, नीचे वाले बॉन्ड को इलोंगेट करेंगे। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 होगा। सो ऐसे करके हम लोग फिर से कर सकते हैं, सेम चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो द मेन पॉइंट इज़ दैट यहाँ पे हम लोग सेम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के तरह यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस विल बी द टाइम एक्सिस एंड दिस विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, नाउ पहले हम लोगों ने देखा है कि डाइपोल मोमेंट हम लोग को 0 मिला था। सो दिस विल बी हियर एट द ओरिजिन, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 है। नाउ उसके बाद डाइपोल मोमेंट जो है वो नीचे की तरफ ओरिएंटेड है। सो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ है वैल्यू इन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, द डाइपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू है। नेक्स्ट पोजीशन में फिर से डाइपोल मोमेंट 0 है, सो यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पोजीशन में डाइपोल मोमेंट जो है वो ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है, सो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल एक्सिस जो है उसके तरफ ओरिएंटेड रहेगा। फिर नेक्स्ट वाले पोजीशन में अगेन 0 है, तो यहाँ पे रहेगा। नाउ इफ़ वी कनेक्ट द डॉट्स, फिर से हम लोग को एक साइनोसॉइडल वेव मिलेगा। सो ये जो पीरियोडिक ऑल्टरेशन है ऑफ द डाइपोल मोमेंट वो बिहेव करता है like the electric field of the electromagnetic radiation और magnetic field of the electromagnetic radiation। और इसके लिए ये जो vertical component of dipole moment का जो fluctuation है वो interact करता है with the electromagnetic radiations, और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है the IR spectrum। और ये IR spectrum तभी possible है जब molecule में कुछ एक particular amount of dipole moment रहे, मतलब
अगर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट सिर्फ 0 ही रहे हर एक मूवमेंट में, तब हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा ऐसा स्पेक्ट्रम, तब हम लोग बोलेंगे उसको इंफ्रारेड इनएक्टिव। बट ये वाला जो मूवमेंट है और ये वाला जो मूवमेंट है, यहाँ पे ओवरऑल एक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है वाइब्रेशन के बाद भी मॉलिक्यूल में। सो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड इंफ्रारेड एक्टिव। इंफ्रारेड एक्टिव। सो जब मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव होगा तभी हम लोग को ऐसा स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। बहुत सारा मूवमेंट्स पॉसिबल है। वी हैव ओनली सीन स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन, देयर इज़ बेंडिंग ऑल्सो। बेंडिंग में क्या होता है, ये जो CO2 है नॉर्मली ये ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो सकता है या फिर ऊपर की तरफ बेंड हो सकता है। अगर नीचे की तरफ बेंड हो तो ऐसे होगा, ऊपर की तरफ अगर बेंड हो तो ऐसे हो जाएगा। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ वाइब्रेशन। देन देयर इज़ ट्विस्टिंग, सीजरिंग, मैनी अदर थिंग्स जो हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक। जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है इन द वैलेंस शेल, उनका एक्साइटेशन होता है। सो एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो एक्साइटेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं इन द मॉलिक्यूल, उनका मूवमेंट होता है। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस रहते हैं। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हैं उनका एक्साइटेशन होता है, और एक्साइटेशन होने के बाद ये जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ऑफ द होल मॉलिक्यूल, उसमें कुछ चेंजेस आता है, इसमें कुछ मूवमेंट होता है। सो मूवमेंट होने के बाद या फिर चेंजेस होने के बाद इन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसमें चेंजेस आता है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो चेंज है वो इंटरेक्ट करता है विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके लिए हम लोग को फाइनली स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। एंड दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, दैट इज़ कॉल्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल का पोलराइजेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पोलराइजेबिलिटी। सो मॉलिक्यूल का पोलराइजेबिलिटी जब चेंज होता है किसी एक मोशन के लिए इन द मॉलिक्यूल, तब वो मॉलिक्यूल जाके रमन एक्टिव होता है। हम लोग बाद में सब इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग का लव एंड सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है, मेरे एफर्ट्स को वैल्यू मिलता है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और इस लेक्चर का PDF नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और कोई भी डाउट्स रहे, कोई भी सजेशंस रहे या फिर कोई भी रिक्वेस्ट रहे फॉर एनी टाइप ऑफ वीडियोज़ और एनी फीडबैक्स, you can feel free to comment down in the comment section. I am always happy to address them. Thank you so much for watching.